तो कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक होंगे। आज हम पॉलिटी की फिर से क्लास लेके आए हैं उसी सीरीज में, जो हमारी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे। पॉलिटी की जो क्लासेस हैं वो हमारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में है, जो यूट्यूब का हमारा नाम है एमबीए इकरा के नाम से है। इकरा मतलब नॉलेज या ज्ञान। ठीक है, कल की जो हमने बात की थी वो हमने बात किया था संविधान सभा की निर्माण की या संविधान सभा के कार्य प्रणाली की बात की थी। उसी के आगे की क्लास आज हम करते हैं और कंटिन्यूटी में आज क्लास को हम बढ़ाते हैं आगे। और आज हम बात करेंगे समितियों के बारे में। बेसिकली समितियां होती क्या हैं, समितियों का संविधान सभा में क्या रूप या रोल रहा है, किस तरीके से समितियों में जो चीज़ें चर्चा होती थी वो संविधान में देखने को मिलती हैं, समितियों के बेसिकली अध्यक्ष कौन होते थे, सदस्य उसमें कितने होते थे। आज हम इन सब से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज समितियों के बारे में। तो जैसा कि आप देखे होंगे टाइटल जो हमारा है वो है समितियां। समितियों में भी बहुत चर्चा में जो समिति हमेशा से बहुत ही चर्चा में रही है वो समिति आप देख सकते हैं, प्रारूप समिति की आप बात कर सकते हैं। ये समिति बहुत चर्चा में रहती है। इस समिति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसी समिति पे संविधान का जो एक तरीके से आधार है वो डिपेंड करता है, वो इसी पे बनता है। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, जो अध्यक्ष थे, बेसिकली उनका बहुत ही अहम किरदार रहा है संविधान सभा के निर्माण में। इसीलिए आप देखेंगे प्रारूप समिति की चर्चा आए दिन यूपीपीसीएस, आईएएस और अदर स्टेट पीसीएस में ये सवाल बहुत ही रिलेवेंट तरीके से बनाए जाते हैं। और आप समझ ही नहीं पाते कि समितियां बेसिकली, समितियों में सबसे ज़्यादा जिसका महत्व है वो कौन सी और किस समिति का महत्व है। तो आज हम उसी विषय पे फ्रेंड्स, उसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि समितियां क्या हैं। तो जैसा कि प्रारूप समिति को ही आप कई नामों से जानते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आपके गांव में एक ही व्यक्ति के 2-3 नाम होते हैं, ज़्यादातर तो 2 ही नाम होते हैं। वैसे कोशिश रहती है कि एक ही नाम, लेकिन 2 नाम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का कुछ नाम है तो उसका गोलू, मोलू, सोनू, घर का भी नाम रख दिया जाता है। तो वैसे ही प्रारूप समिति को भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है, ड्राफ्ट कमेटी के नाम या समिति के नाम से जाना जाता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे मसौदा समिति भी इसी को कहते हैं। इसी को जो है पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। पांडुलेखन क्यों कहते हैं आप जानते हैं? क्योंकि इसमें जो लिपियां लिखी गई उसको पांडु कहा जाता है। जो लिपियां लिखी गई संविधान में या संविधान की जो भी अनुच्छेद या अनुसूचियां लिखी गई वो पांडुलिपि एक तरीके से लिपि में लिखी गई, तो उसी को पांडुलिपि समिति भी कहते हैं, उसी को मसौदा समिति भी कहते हैं और उसी को ड्राफ्ट समिति भी कहते हैं। और जो सबसे फेमस नाम है वो है प्रारूप समिति। कभी एग्जाम में आपको ऐसा दिखे कि चर्चित नाम प्रारूप समिति है तो प्रारूप समिति के नाम से जल्दी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो चाहते ही हैं जिस पे आपकी नज़र रहती है उस वर्ड या उस शब्द को यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। उसमें दे देगा पांडुलिपि समिति क्या है या पांडुलिपि समिति का संविधान में क्या, किस तरीके से उसका रोल रहा है, किस तरीके से वो जो है संविधान के कार्यों में एक मदद, या आप ये कह सकते हैं कि संविधान में किस तरीके से प्रारूप समिति का एक रोल या फिर उसका किरदार या फिर उसका इम्पैक्ट क्या रहा है। तो वो आप देखेंगे कि प्रारूपी समिति को ही ड्राफ्ट कमेटी और मसौदा समिति, उसके बाद पांडुलिपि समिति भी कहते हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ, हर समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, हर एक समिति के। इसलिए अभी साइड हट जा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं, आराम से देख पाएँ, इसलिए मैं साइड हट गया हूँ कि आप देखेंगे हर समिति के जो है सदस्य और अध्यक्ष हुआ करते थे। तो चलिए आज हम सदस्यों और अध्यक्षों पे बात करते हैं। और कुल मिला के आप देखेंगे कि टोटल कुल 13 समितियां थी। 13 समितियां थी। हर समितियों के अध्यक्ष अलग हुआ करते थे ज़्यादातर। कुछ ऐसे 1-2 समितियां हैं जिसके 3 समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, 2 समितियों के अध्यक्ष हमारे सरदार पटेल साहब थे, फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर तो इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ही। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि बहुत सारी समितियां बनाई गई और हर समितियों के अध्यक्ष अलग अलग हुआ करते थे।
तो इसमें क्या हुआ कि बी.एन. राव द्वारा समिति का निर्माण किया गया। वही बी.एन. राव जिनकी कल हमने बात किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे, वही बी.एन. राव की बात कर रहे हैं, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय में जज भी या न्यायाधीश भी रहे। उन्हीं बी.एन. राव की बात करते हैं, जो संवैधानिक सलाहकार भी रहे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बी.एन. राव साहब की बात अगर हम करें, बी.एन. राव द्वारा समिति का निर्माण, इस प्रारूप समिति का जो निर्माण किया गया था वो बी.एन. राव द्वारा किया गया था। काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, काफी जो है जानकार थे, और कह सकते हैं कि एक तरीके से इन्होंने बहुत ही भारतीय संविधान में एक अहम भूमिका या अहम किरदार निभाया है। कौन? बी.एन. राव साहब। ठीक है, फिर आप देखेंगे विचार विमर्श के लिए सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर कहा गया कि प्रारूप समिति पे विचार विमर्श किया जाए, और उसकी जो सिफारिश किए थे वो सत्यनारायण सिन्हा साहब थे, जिन्होंने ये सिफारिश की कि प्रारूप समिति पे विचार विमर्श किया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद की आप बात देखेंगे, 29 अगस्त 1947 में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया। 29 अगस्त 1947 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बाकी 6 सदस्य और उसमें शामिल हुए। उन 6 सदस्यों की हम आज चर्चा करेंगे और हर सदस्य के बारे में बात किया जाएगा कि प्रारूप समिति में कैसे सदस्य काम करते थे, और बी.आर. अंबेडकर साहब को किसके सिफारिश या सलाह पे उसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? प्रारूप समिति का, ड्राफ्ट कमेटी का, मसौदा समिति का, पांडुलेखी समिति का। ठीक है, एक ही समिति के इतने नाम हैं। ओके, ठीक है। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया संविधान सभा के द्वारा। संविधान में जितने भी सदस्य थे, संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भाग लिए थे या शामिल हुए थे, उन्हीं सदस्यों में से डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, बाकी नहीं क्लियर होती हैं तो आप एक काम किया करिए कि आप वीडियो में जाके उसके कमेंट बॉक्स में आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को कमेंट कर देंगे तो मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे पूरी कोशिश रहती है कि इस क्लास को आप एक बार देखेंगे आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर तो करिए ही, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। और कोशिश करेंगे कि हो सकता है आज ही से या कल से, देखता हूँ कुछ बच्चों का डिमांड है या कुछ बच्चों की मांग है कि सर हिस्ट्री की भी क्लास आप लाइए, इतिहास की भी क्लास आप पढ़ाइए। तो देखता हूँ जैसा टाइम शेड्यूल बनता है उसी हिसाब से फिर इतिहास की क्लास भी आपको मिलेगी, और बिल्कुल इसी लैंग्वेज इसी रिदम में मिलेगी, एकदम सिंपल तरीके से, एकदम सरल तरीके से, एकदम सहज तरीके से। ओके, ठीक है। फिर अब बात करते हैं, अब हम अगर बात करते हैं संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष चुना, किसके लिए? प्रारूप समिति के लिए। अब उसमें जो एक तो डॉक्टर अंबेडकर साहब हो जाते हैं सदस्य, अध्यक्ष के तौर पे शामिल। 7 सदस्य जैसा कि प्रारूप समिति का गठन किया गया था तो उसमें 7 सदस्य बेसिकली थे, और 7 के हम नाम आज बता रहे हैं आपको। एक थे एन गोपाल स्वामी अयंगर साहब। इनके नाम से ही लगता है कि ये दक्षिण भारत के होंगे। तो ये पहले सदस्य जो शामिल हुए इसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर साहब। आप देखेंगे कि दूसरे जो कृष्णा स्वामी अय्यर साहब थे दूसरे सदस्य। तीसरे सदस्य की हम बात करें के एम मुंशी साहब थे। चौथे सदस्य की हम बात करें सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब थे। अगर हम 5वें सदस्य की बात करें तो आप देखेंगे बी.एल. मित्र हुआ करते थे, और 6वें सदस्य की अगर हम बात करें डी.पी. खेतान हुआ करते थे। तो यह 7 सदस्यीय परिषद में 6 सदस्य जो शामिल हुए, एन गोपाल स्वामी अयंगर साहब, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब,
फिर उसके बाद के.एम. मुंशी, फिर उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर बी.एल. मित्र और फिर उसके बाद डी.पी. खेतान। इनमें दो सदस्यों को बाद में दो सदस्य एक तो स्वास्थ्य के कारणों से इस्तीफा दे देते हैं और दूसरे सदस्य जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है 1948 में। तो इस वजह से फिर उन दो सदस्यों के जगह पे दो नए सदस्य शामिल होते हैं, किसमें? प्रारूप समिति में। तो दो नए सदस्यों का नाम भी आपको बता देता हूं। बी.एल. मित्र साहब जो थे उनके स्वास्थ्य कारणों से वो त्यागपत्र दे देते हैं और फिर उनकी जगह पर एन माधव राव बनते हैं। उनकी जगह पर एन माधव राव उस प्रारूप समिति के सदस्य बनते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि डी.पी. खेतान साहब की मृत्यु हो जाती है 1948 में। 1948 में उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर टी.टी. कृष्णामाचारी नए सदस्य के रूप में प्रारूप समिति में शामिल होते हैं। तो ये टी.टी. कृष्णामाचारी जो होते हैं ये नए सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, किसमें? प्रारूप समिति में। तो ये रही 6 सदस्य और डॉक्टर अंबेडकर जी को मिला के 7, तो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का हमने गठन आपको बता दिया कि किन किन सदस्यों से मिलकर बना था और कौन कौन से सदस्य शामिल थे। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर उसके बाद के.एम. मुंशी, फिर उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर उसके बाद बी.एल. मित्र, फिर उसके बाद डी.पी. खेतान। बी.एल. मित्र की जगह एन माधव राव बने और डी.पी. खेतान की जगह टी.टी. कृष्णामाचारी बने। ओके, यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। आवाज भी अच्छी खासी जा रही होगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा चेंज किया है अपने माइक में और बाकी चीजों में भी। ठीक है, चलिए अब हम बेसिकली संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान की बात करते हैं। तो संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो रहा है डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर का। वी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे और अंबेडकर जी को ही के.वी. राव ने कहा था कि अंबेडकर जी भारतीय संविधान के जनक, या आप ऐसे कह सकते हैं कि उन्हीं को जननी या जनक का जो संज्ञा दी ये जो है के.वी. राव ने दिया था कि भारतीय संविधान के जनक बेसिकली डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब हैं। फिर उसके बाद अंबेडकर जी को जो कई सारी संज्ञाएं दी गई उसमें जनक, शिल्पकार, वास्तुकार और रचनाकार, इन नामों से इन्हें संबोधित किया गया। किसको? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को, कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान के जनक, शिल्पीकार, वास्तुकार, रचनाकार, इन 3-4 नामों से उन्हें जो है पुकारा गया। ठीक है, या संबोधित किया गया। अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा में चुन के कहां से आते हैं, क्योंकि प्रारूप समिति का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। तो हमें यह भी जानना पड़ेगा कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बने निर्वाचित वो किस प्रेसिडेंसी से चुन के आए थे, कहां? संविधान सभा में। तो अब हम बात करते हैं संविधान सभा में कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर किस प्रेसिडेंसी से चुन के आए थे। तो पहली बार आप देखेंगे भारत विभाजन न होने के पहले, जब पाकिस्तान जैसे नए राष्ट्र का उदय नहीं हुआ था, तब बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बंगाल की प्रेसिडेंसी से चुन के कहां? संविधान सभा पहुंचते हैं। ये बात चल रही है 1947 की, आजादी के पहले की। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर महार जाति के थे जिनका जन्म बॉम्बे में हुआ था और वो इलेक्ट या चुन के कहां से आए थे? वो आए थे बंगाल प्रेसिडेंसी से, वो चुन के संविधान सभा में पहुंचे थे पहली बार। फिर उसके बाद आप देखेंगे परंतु देश का विभाजन होता है 1947, 14 अगस्त को देश का विभाजन हो जाता है। पाकिस्तान जैसे नए राष्ट्र का उदय होता है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। अब इसमें उनकी जो संविधान सभा में दावेदारी थी सदस्यता की, वो समाप्त हो जाती है क्योंकि बंगाल अलग हो चुका था। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की बात हमने आपको पिछली क्लासों में क्लियर कर दिया है कि क्यों अब वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल नहीं कहा जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बंगाल कहा जाना चाहिए। उसकी बात हमने क्लियर कर दी थी, बट यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो जब ये बंगाल प्रेसिडेंसी से आते हैं, उसके बाद वो देश का विभाजन होता है, फिर वो अलग हो जाता है, विभाजित देश हो जाता है। तो फिर इनको अब फिर से संविधान सभा में चुन के आना था। तो ये क्या करते हैं, ये दोबारा जो इलेक्ट होते हैं वो होते हैं, जब ये दोबारा चुनाव लड़ते हैं
तो ये बेसिकली बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुने जाते हैं, जहाँ की इनकी पैदाइश थी। वहाँ से दोबारा ये इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं, और फिर ये संविधान सभा पहुँच जाते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ये चुन के संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर साहब फिर से पहुँच जाते हैं। फिर पहुँचने के बाद आप देखेंगे 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, 4 नवंबर 1948 में संविधान सभा के समक्ष प्रारूप रचा गया। प्रारूप समिति ने बेसिकली क्या काम किया, वो काम पे अब चर्चा करते हैं कि उनका बेसिकली काम क्या था। तो उनका काम था एक संविधान का प्रारूप, संविधान के प्रारूप का निर्माण करना। एक तरीके से आप समझिए कि संविधान की रचना करना किसका काम था, प्रारूप समिति का। तो प्रारूप समिति का जो काम था वो ये था कि संविधान की रचना करना। संविधान की रचना की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 4 नवंबर 1948 में संविधान सभा के समक्ष प्रारूप रचा गया। संविधान सभा के समक्ष एक प्रारूप रचा गया जिसमें 315 अनुच्छेद, मतलब 315 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां, 8 शेड्यूल्स शामिल या विद्यमान थी। तो 315 जो मूल संविधान में 395 हैं, वही निकल गया था, सॉरी मुँह से 395। यहाँ पे 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों की बात की गई प्रारूप समिति के द्वारा। पहली बार संविधान जब संविधान सभा में बताया गया। फिर उसके बाद इसी दिन, मतलब 4 नवंबर 1948 को, इसी दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया। 4 नवंबर 1948 को पहली बार भारतीय संविधान को इसी दिन पढ़ा गया और उसमें जो है 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं या विद्यमान थीं। डॉक्टर अंबेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, डॉक्टर अंबेडकर साहब बेसिकली भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक महान दस्तावेज, ग्रेट डॉक्यूमेंट्री, एक महान दस्तावेज का नाम दिया या एक महान दस्तावेज के नाम से पुकारा, जिसको भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोशिश मैंने की है कि प्रारूप समिति को बहुत अच्छे से समझाने की, बाकी चेक कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। फिर अब जैसा कि हमने आपको बता ही दिया था कि अब हम कुल 13 समितियां, ये पहली समिति की हमने चर्चा कर ली है। अब देखेंगे कि जो पहली समिति की हमने चर्चा की वो प्रारूप समिति थी। अब हम 13 समितियों का नाम आपको बता देते हैं, बाकी थोड़ा काम आपका भी है कि आप भी वेयर एक्ट वगैरह पढ़िए, लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़िए, उसमें देखिए कि कहाँ कौन कौन सी समितियों के कौन कौन से अध्यक्ष हुआ करते थे और कितनी समितियां बनाई गई, वो तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। कुल 13 समितियां थी, जिसके पहली समिति की अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर हुआ करते थे। अगर हम उसी में दूसरी समिति की बात करें तो आप देखेंगे राज्य समिति थी। राज्य समिति की अगर हम बात करें तो बेसिकली राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू साहब हुआ करते थे, कौन, अध्यक्ष। फिर अगर हम तीसरी समिति की बात करें तो आप देखेंगे तीसरी समिति संघ शक्ति समिति हुआ करती थी, जिसके फिर अध्यक्ष हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू साहब। अब हम अगर चौथी समिति की बात करें तो वो संघ संविधान समिति होती थी, उसके भी अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। फिर अगर हम उसके आगे की समिति की बात करें, प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे सरदार पटेल साहब। फिर अगर हम बात करें सलाहकार संविधान समिति, तो उसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो होते थे पटेल साहब। और एक और हैं झंडा समिति जैसे है, और भी समितियां हैं। तो कुल टोटल 13 समितियां हैं और इन समितियों का पढ़ने का काम बेसिकली आपका है। 13 समितियों का हमने जिक्र किया, हमने जो है 13 समितियों को आपके सामने बताया कि टोटल 13 समितियां बनाई गई थी और 4-5 समितियों का हमने नाम जैसा कि अभी आपको बता दिया कि 3 समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 2 समितियों के अध्यक्ष सरदार पटेल साहब थे, पहली समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो ऐसे कुल 13 समितियां थी
जिसकी हमने चर्चा की और आपको पूरा बताने की कोशिश किया। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसी से रिलेटेड संविधान सभा के कार्य। अब संविधान सभा के क्या-क्या कार्य थे, हम बेसिकली कल उसकी बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि इतिहास की भी क्लास बहुत जल्दी लाएं और फिर हम कल बात करते हैं कि संविधान सभा के कार्य क्या थे। और ऐसे ही क्लास में बने रहिए यार, थोड़ा सा लाइक वाइक शेयर वेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हो तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कुछ दोस्तों से भी आप सब्सक्राइब करा दीजिए। और कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को अच्छी चीज़ें, अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया जाए, जिससे आपका एग्ज़ाम सरल और सहज तरीके से आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो सकें और आपको चीज़ें याद रहें। ओके, जय हिंद, थैंक यू।